बहू की कमाई खाने वाली लालची ससुराल वाले। खुशी अपने गरीब माता पिता दर्पण, दामिनी और छोटे भाई आलोक के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। खुशी का पिता दर्पण उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था और अपने परिवार का गुजारा करता था। गरीबी के चलते खुशी और उसके माता पिता को काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। एक दिन खुशी और उसके परिवार वाले सब घर में बैठे खाना खा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अरे इस समय कौन आया होगा? आलोक बेटा, जरा जाकर देखना बाहर कौन है। आलोक उठकर जाता है और दरवाजा खोल देता है तो बाहर उसी गांव का एक शानू नाम का आदमी खड़ा हुआ था। अरे शामू भाई, आप आइए आइए, चलिए खाना खाने बैठ जाइए। दर्पण भाई, खाना नहीं, मुझे मिठाई खिलाइए और खुशखबरी ही ऐसी लाया हूं मैं। अच्छा, क्या खुशखबरी है? अपने गांव के सेठ बलराम है ना, जिनका कारोबार विदेश में चलता है, उन्हें आपकी खुशी बिटिया बहुत पसंद आ गई है। वो कल ही अपने पूरे परिवार के साथ खुशिया बिटिया को देखने आपके घर आ रहे हैं। अरे वो सेठ बलराम, अरे वो तो अपने गांव के सबसे अमीर इंसान है। उनका इकलौता बेटा राकेश, उसके लिए वो खुशी को देखने आ रहे हैं। हाँ, और लगता है रिश्ता पक्का हो ही जाएगा। आपकी बिटिया के तो भाग्य खुल गए। अरे इतने अमीर परिवार के लड़के का रिश्ता आया है उसे। आपकी बिटिया राज करेगी, राज वहां। मैं तो कहता हूँ आप लग जाइए उनके स्वागत में। इतना कहकर शामू वहां से चला जाता है। तभी दामिनी और पूरा परिवार बलराम के परिवार के स्वागत की तैयारी में लग जाते हैं। शाम का समय, तभी दामिनी की पड़ोसन शीला दामिनी के घर आती है। अरे दामिनी बहन, किस बात की इतनी तैयारी चल रही है भाई? तभी दामिनी शीला को अपनी बेटी खुशी के रिश्ते के बारे में बताती है। अरे दामिनी बहन, आप भी कहाँ इन अमीरजादों के झांसे में पड़ रही हो। ये अमीर लोग जितने पैसे वाले होते हैं ना, उतने ही ज्यादा वो कंजूस भी होते हैं। मैं तो कहती हूँ आप अपनी बेटी का रिश्ता अपनी तरह ही किसी गरीब परिवार में कीजिए। आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी वहाँ। शीला बहन, ये तय करने वाले हम और आप कौन होते हैं? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है ना। जहाँ मेरी बेटी का भाग्य होगा तो वो वहीं जाएगी। अब हो सकता है खुशी के भाग्य में ही इतना अमीर परिवार लिखा हो। देखो, मेरा काम तो था आपको समझाना, अब मेरी बातों पर अमल करना ना करना ये आपकी बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। देखते ही देखते अगला दिन निकल जाता है। तभी दर्पण के घर बलराम और उसका पूरा परिवार आता है। बलराम के परिवार में उसकी पत्नी सुजाता, बेटी रिया और बेटा राकेश था। दोनों परिवार में काफी समय तक बातचीत होने के बाद आखिरकार राकेश और खुशी का रिश्ता तय हो ही जाता है। दामिनी बहन, आप अपनी बेटी को 2 जोड़े में ही विदा करके हमारे घर भेज दीजिए। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हम आप लोगों की हालत जानते हैं कि आप लोग कितने गरीब हैं। बस हमें आपकी बिटिया चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनकर दर्पण के परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में राकेश और खुशी की शादी हो जाती है और खुशी अपने छोटे से घर को छोड़कर अपने बड़े से ससुराल में चली जाती है। राकेश का घर बहुत ही बड़ा था। एक दिन बाद सुजाता के घर उसकी छोटी बहन दिया आती है। सुजाता बहन, आप पागल हो क्या? आपने इस गरीब खुशी को अपने घर की बहू क्यों बना दिया? अरे राकेश बेटे के लिए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की मिल सकती थी। दिया, खुशी बहू बड़ी प्यारी है। और सुजाता बहन, इस खुशी को अपने घर की बहू बनाकर क्या मिला आपको? ये अपने साथ दहेज में फूटी कौड़ी भी नहीं लाई, ना ही कोई सामान लाई। अगर आप राकेश की शादी किसी अमीर घराने की लड़की से करवाते तो वो लड़की अपने साथ ढेर सारा सामान लाती और कहीं सारा दहेज भी लाती। आपको पता है आपकी इस हरकत से बिरादरी वाले आपका कितना मजाक उड़ाएंगे। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि हो सकता है राकेश का इस गरीब खुशी के साथ कोई चक्कर होगा। तभी तो उसके अमीर परिवार वालों ने इतनी गरीब घर की लड़की को अपने घर की बहू बना दिया। उसके बाद दिया सुजाता को खूब बहकाती है, जिसके बाद सुजाता अपनी बहन दिया की बातों में आ जाती है। 2 दिन बाद खुशी रसोई में खाना बना रही थी। तभी खुशी के हाथों से डिनर सेट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर सुजाता गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो खुशी को बेरहमी से पीटने लगती है। गरीब कहीं की, एक तो तूने मायके से फूटी कौड़ी तक नहीं लाई और ऊपर से यहाँ हमारा नुकसान कर रही है। चल जाओ और अपने मायके से 2 लाख रुपए दहेज लेकर आ। माँ जी, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं माँ जी। तभी राकेश वहाँ आकर खुशी को पीटने लगता है। तुझे सुनाई नहीं देता? माँ ने क्या कहा? चल जा अपने मायके और 2 लाख रुपए ले आ।
अगर 2 लाख रुपए नहीं लाई तो अपने मनहूस शक्ल मत दिखाना, यहाँ निकल यहाँ से। खुशी रोते रोते अपने मायके आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। माँ, वो लोग अब दहेज मांग रहे हैं हमसे। अगर हम उन्हें 2 लाख रुपए नहीं दे पाए तो वो मुझे अपने घर में आने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भला? पहले तो वो ही कह रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और अब 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? दामिनी, हमारी बिटिया के जीवन का सवाल है और वो लोग बिटिया के ससुराल वाले हैं। हमें उनकी बात माननी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, अपना ये घर बेच देता हूँ। फिर क्या था, अपनी बेटी की खातिर दर्पण अपना छोटा सा घर बेच देता है और खुशी को 2 लाख रुपए देकर उसे उसके ससुराल भेज देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। खुशी के ससुराल वाले खुशी को बात बात पर मारते थे, उसे पीटते थे, पर खुशी अपने मायके वालों को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन राकेश खुशी को बेरहमी से अपने कमरे में मार रहा था। नहीं राकेश, मुझे मत मारिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं राकेश, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझ पर ऐसा जुल्म ना कीजिए। मेरे दोस्त की शादी हुई, उसके ससुराल वालों ने उसे 5 लाख की बाइक दहेज में दी और तेरे गरीब मायके वालों ने मुझे क्या दिया? हाँ, चल जा और अपने मायके वालों से मेरे लिए एक नई बाइक लेकर आ जा, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। अरे मेरे मायके वाले बहुत गरीब हैं, पहले ही उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, अब इतने सारे पैसे वो कहाँ से लाएंगे? राकेश खुशी की एक नहीं सुनता और वो उसे मार मार कर घर से निकाल देता है। उसके बाद खुशी फिर से अपने मायके आती है। इस बार दर्पण किसी से कर्ज लेकर अपने दामाद के लिए एक नई बाइक खरीद कर खुशी के साथ उसके ससुराल भेजता है। इसी तरह खुशी के ससुराल वाले खुशी पर जुल्म करने लगते हैं और उसे बार बार उसके मायके में पैसा और सामान लाने भेजने लगे। खुशी के गरीब माता पिता परेशान हो चुके थे। वो सर से लेकर पांव तक पूरे कर्जे में डूब गए थे। एक दिन सुजाता की बेटी रिया की शादी एक अमीर घर में हो जाती है। कुछ दिन बाद रिया के ससुराल वाले भी रिया को मारने लगे और उसे बार बार उसके मायके पैसा और सामान लाने के लिए भेजने लगे। सुजाता अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांग पूरी करते करते पूरी कंगाल हो चुकी थी। एक दिन सवेरे रिया फिर से अपने मायके आती है। माँ, इस बार मेरे ससुराल वालों ने एक कार मांगी है। ये सब क्या हो रहा है? बिटिया, तेरे ससुराल वालों की मांग पूरी करते करते तो हम कंगाल हो चुके हैं। हमारा सब कुछ तो चला गया। माँ, हमने खुशी भाभी पर जो जुल्म किया है ना, हमें उसी की सजा मिल रही है। जैसा हमने खुशी भाभी को सताया, मेरे ससुराल वाले भी मुझे वैसे ही सता रहे। माँ, बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। भाभी के पैर पकड़कर माफी मांग लो माँ, वरना उनकी हाय से हम इतने बर्बाद हो जाएंगे कि रास्ते का भिखारी भी हमसे अमीर दिखेगा। हाँ बिटिया, तू सही कह रही है। उसके बाद सुजाता अपनी बहू खुशी के कदमों में गिरकर रो रो कर खुशी से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, जिसके बाद खुशी उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद सुजाता ने खुशी को सताना और मारना बिल्कुल बंद कर दिया। इधर रिया के ससुराल वाले रिया को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। ये देखकर खुशी रिया की शादी अपने छोटे भाई आलोक से करवा देती है, जिसके बाद रिया अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन बसर करने लगती है और खुशी अपने ससुराल में रहकर अपना जीवन खुशी खुशी बसर करने लगती है। माधुरी अपने घर में अपने बालों को सुलझा रही होती है और उसकी चुटिया बना रही होती है। तभी माधुरी की माँ राजवती आती है और उससे कहती है, ये सब क्या चल रहा है माधुरी? कितनी देर हो गई है तुझे? पूरे 1 घंटे से अपने बाल ही सुलझा रही है और कोई काम नहीं दिखाई देता। आज तुझे देखने के लिए लड़का भी आने वाला है। उसके माता पिता अगर ये देखेंगे कि लड़की अपने बालों में ही उलझी रह गई है तो वो रिश्ते के लिए मना करके चले जाएंगे। फिर बैठी रह जाना तुम बिना शादी के ही। ओहो माँ, मेरे बाल लंबे हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब इन्हें अच्छे से नहीं बनाऊंगी तो चुड़ैल लगूंगी ना। तेरा कुछ नहीं हो सकता। वैसे तेरी सहेली आने वाली थी तेरे इस काले चेहरे पर लीपा पोती करने, तो बहुत जरूरी है। अगर मेकअप नहीं होगा तो तू और भी ज्यादा बुरी लगेगी। माँ, शिल्पा आती ही होगी। मैंने उसको बता दिया था कि आज मुझे लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। अभी वहाँ पर शिल्पा अपनी अटैची लेकर आ जाती है, जिसके अंदर उसने अपना सारा मेकअप का सामान रखा होता है। अरे, अभी तक तुमने कपड़े भी नहीं चेंज किए। चलो माधुरी, मैं तुम्हें फटाफट तैयार कर देती हूँ। इधर शिल्पा अपनी सहेली माधुरी को तैयार कर रही होती है, उधर राजवती रसोई में मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही होती है। तभी माधुरी तैयार होते हुए अपनी सहेली शिल्पा से कहती है, अरे यार शिल्पा, एक बात बता, मेरी इतनी कम हाइट है, सब लोग मुझे भला बुरा कहते हैं। अगर लड़के ने मुझे पसंद नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? पहले ही कई सारे रिश्ते मुझे रिजेक्ट करके जा चुके हैं। अच्छा,
ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार कोई भी तुझे मना करके नहीं जाएगा, बल्कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी। शिल्पा ऐसा कहकर माधुरी को तसल्ली देती है। कुछ ही देर में उसको देखने लड़के वाले आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी होने वाली सास उसकी हाइट और उसका रंग देखकर उसकी माँ से कहती है, देखिए हमें तो कुछ और ही बताया गया था, आपकी लड़की तो बहुत ज्यादा कम हाइट की है, एक तरीके से बौना ही कह सकते हैं, और मेरा बेटा तो 6 फुट का है। अगर मैं अपने बेटे से तुम्हारी लड़की की शादी करवा देती हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे मेरे बेटे के साथ उसका बच्चा चल रहा हो, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राजवती कुछ भी नहीं कह पाती और खड़ी की खड़ी रह जाती है, जिसके बाद ममता अपने लड़के को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी माधुरी अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है और रोते हुए कहती है, देखा ना माँ आपने, मैं आपको हमेशा से कहती थी कि मेरी शादी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करने वाला, लेकिन आप हो कि मेरी सुनती ही नहीं, अब फिर से एक और मुझे रिजेक्ट करके चले गए। ये जलालत और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं आज के बाद आपको मेरे लिए रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। रोते हुए माधुरी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद कई दिन तक वह इसी तरह शांत रहती है और किसी से बात भी नहीं करती। कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद अचानक से एक दिन एक उर्मिला नाम की औरत राजवती के घर पर आती है और दूसरे की बात करती है, देखिए हमें आपकी लड़की पसंद है और मेरे बेटे को भी आपकी लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, मैं खुद अपने बेटे का रिश्ता आपकी लड़की के लिए लेकर आई हूँ। क्या सच कह रही हैं? आपको मेरी बेटी के रंग और उसकी हाइट से कोई परेशानी नहीं है? नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, मेरे घर में मुझे सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहिए जो कि नहीं है, और आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, हमारे घर को बहुत अच्छे से संभाल सकती है। उर्मिला की बात सुनकर राजवती उसे रिश्ते की बात पक्की कर देती है, जिसके बाद उर्मिला अपने बेटे रवि की शादी माधुरी से करवा देती है। शादी के बाद रवि और माधुरी एक साथ खुश तो होते हैं, लेकिन रवि की दोनों बड़ी भाभी माधुरी को जरा भी पसंद नहीं करती हैं और उसे हमेशा कोई ना कोई ताना देती रहती हैं। एक दिन माधुरी रसोई में खाना बना रही होती है, उसकी कम हाइट की वजह से वो अलमारी के डब्बे को हटा नहीं पाती, जिसके चलते वो स्टूल रखकर उन डब्बों को हटाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उसकी जेठानी सौम्या और तारा आ जाती हैं। और ले ये बच्चा किसका खो गया? बेचारी की कितनी छोटी हाइट है। एक काम करती हूँ, मैं ही मसाले का डब्बा उतार देती हूँ। हाँ उतार दो, वैसे भी कोई फायदा तो है नहीं, इस कल्लो मैया के हाथों का खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे तुम क्या, मैं भी नहीं खाऊंगी, शायद घर में कोई भी ना खाए, पता नहीं माँ जी और रवि को इस बौनी कल्लो मैया में क्या दिख गया। ये सुनकर बेचारी माधुरी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर उर्मिला आती है और कहती है, बहुत अच्छा होगा कि तुम दोनों अपना ये घमंड और अपनी अकड़ अपने पास ही रखो, आइंदा छोटी बहू को कभी परेशान मत करना, जाओ अब चली जाओ यहाँ से। उर्मिला के कहने पर तारा और सौम्या वहाँ से चली जाती हैं, जिसके बाद अपनी छोटी बहू माधुरी को वो समझाती है, किसी के कुछ भी कहने से तुम्हें अपने ऊपर फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए, तुम जैसी भी हो बहुत अच्छी हो और हमारे लिए तो उतना ही काफी है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं जैसी हूँ उन्होंने वैसे ही कहा, इसमें कोई झूठ तो है नहीं। ऐसा कहकर माधुरी खाना बनाने लगती है। ये सब कुछ होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तारा और सौम्या घर में बेचारी माधुरी का मजाक बनाकर रख देती हैं, और यही नहीं बल्कि वो अपनी सहेलियों के सामने भी बेचारी माधुरी को बहुत ज्यादा जलील करती हैं। एक दिन वो दोनों अपने घर पर पार्टी रखती हैं। देखो आज घर पर पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सभी दोस्तों के लिए अच्छा खाना बनाओ और खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई कमी हुई तो तुम अच्छे से जानती हो, और कृपया करके हमारी सभी दोस्तों के सामने मत आना, तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हो सकती है। सौम्या और तारा ऐसा कहकर पार्लर तैयार होने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद बेचारी मधु घर में उन दोनों के सभी दोस्तों के लिए खाना बना रही होती है। देखते ही देखते शाम होने लगती है और पार्टी में सभी लोग आने लगते हैं। अरे वाह, पार्टी तो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही है, लेकिन सौम्या और तारा कहाँ हैं? लगता है उन्हें तैयार होने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है। तभी वहाँ पर से माधुरी जा रही होती, जिसे देखकर सभी लोग उसकी हाइट और कालेपन पर हंसने लगते हैं, लेकिन माधुरी किसी की बात का कोई बुरा नहीं मानती और अपनी दोनों जेठानी को बुलाने उनके कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ अपनी दोनों जेठानियों को देखते ही वो हैरान रह जाती है। ये सब क्या है? आप दोनों के बाल कहाँ गए हैं? और आज के दिन आपने अपने सर का मुंडन करवा लिया? माधुरी की बात सुनते ही सौम्या और तारा रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, कुछ समय पहले हमने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे और उनकी वजह से हमारे सारे बाल उड़ गए। अपना गंजापन हम सभी को दिखा नहीं सकते थे, इसलिए हमने विग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आज अचानक से हमारी विग कहीं गायब हो गई है, मिल ही नहीं रही। आज तो हमारी बदनामी होने वाली है, सब लोगों को हमारी असलियत का पता चल जाएगा।
ये सुनने के बाद माधुरी थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे कुछ याद आता है और वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो अपने लंबे लंबे बालों को काट कर 2 विग बना देती है और उन्हें लाकर अपनी जेठानी को दे देती है। ये लीजिए, इसे पहनने के बाद आपको कोई कह नहीं सकेगा कि आपके नकली बाल हैं। आप दोनों बहुत सुंदर लगोगे। लगता है शायद इसी दिन के लिए मेरे बाल इतने लंबे थे। माधुरी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह माधुरी को अपने साथ अपने सभी दोस्तों से मिलवाने के लिए लेकर जाती हैं और उस दिन के बाद से सौम्या और तारा अपना बर्ताव पूरी तरह बदल देती हैं और माधुरी को अपनी छोटी देवरानी की तरह रखने लगी हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहती हैं।